हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का, यानी कि राजनीतिक शास्त्र का। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय संविधान। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी नोट्स के, किसी भी कोर्सेज़ के पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जॉन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पर आपको बहुत ही चीप रेट में बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, इग्नू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे कंप्यूटर कोर्स हो। बहुत से कोर्स है इसमें, आप चेकआउट आप ज़रूर करें ताकि आपको रीज़नेबल प्राइस में कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपको कोर्स मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान चैप्टर फर्स्ट क्लास 8। संविधान किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात भी आती है, संविधान क्या है? मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं, संविधान एक प्रकार की पुस्तक है जिसमें हमारे लिए नियम कानून लिखे हुए हैं, या कोई भी राजा कितने साल काम करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री कितने साल राज करेगा, या मुख्यमंत्री कितने साल तक अपनी पोस्ट पे रह सकता है, ये सभी बातें जिसमें लिखी हुई है उसको ही संविधान कहते हैं। अब इस बुक के जरिए देखते हैं, बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ये नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। आप इससे भी समझ गए होंगे, जहाँ पर भी आपके नियम कानून लिखे गए हैं किसी भी देश के, कि किस देश को किसके जरिए चलना है, उसको ही संविधान कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है हमें किस तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग चलना है, तो वो लिखित में है। बहुत से देशों का संविधान अलिखित होता है, नहीं लिखा हुआ नहीं होता है। भारत का संविधान लिखित है, तो इसी को संविधान कहा जाता है। हमारा संविधान के बारे में जो मेन बातें यहाँ पर लिखी गई है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। यह आपको बात ध्यान रखनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार कहाँ रखा? अधिकृत नीति में शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। फिर क्या हुआ? दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। जैसा कि आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान लिखना शुरू हुआ था, और ठीक है, तो 1949 के बीच संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था। 1946 में लिखना स्टार्ट हुआ नवंबर से दिसंबर में, खासतौर से 9 दिसंबर में, और बनकर तैयार हो गया नवंबर 1949 को। ठीक है, और हमारा संविधान लागू कब हो गया? 26 जनवरी सन 1950 को। आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख सकते हैं, जो कि इसमें थोड़ा बहुत नहीं लिखा गया है। अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं कि संविधान लिखना स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 को, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ यानी कि अप्लाई हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। और ये भी लिख लेना आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया 1934 में। तो ये बात आप समझ गए होंगे। जो मेन बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, बहुत से देशों के अंदर जहाँ पर लोकतंत्र था नहीं, वहाँ पर बहुत से लड़ाई या आंदोलन किए गए, जिसमें से कि एक है नेपाल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। कि भारत में नहीं, नेपाल में सबसे पहले क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन, और उससे पहले के समय में वहाँ पर हिंदूवादी राज्य भी मानते हैं नेपाल को। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र से पहले नेपाल में क्या था? राजतंत्र था। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करते रहे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार
उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी भी मिल गई थी। फिर राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी कब मिल गई उनको? सन 2006 में। और जो मेन बातें लिखी गई है, आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि नेपाल में क्या था? राजतंत्र, फिर क्या आ गया वहाँ पर? लोकतंत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंदोलन करते हुए लोग। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। फिर क्या करा राजा ने? अब शासन की बागडोर ले ली अपने हाथ में, और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौतों पर दस्तखत किए, साइन कर लिए 12 सूत्री समझौतों पर। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दी कि अब हो सकता है कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र आ जाएगा। वो ये सोचने लगे। लोकतंत्र के लिए चल रहा है ये जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुँच चुका था। अब जो 2006 में चल रहा था आंदोलन शिखर पर पहुँच गया। आंदोलनकारियों ने राजा की और से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया, और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बना। यानी कि सबसे मेन बात क्या है? 2008 में नेपाल में लोकतंत्र आ चुका था। ये आपको बात ध्यान रखनी है, पूरी की पूरी बहुत मेन बात है। और ये भी बहुत मेन बात है। यहाँ से 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। तो आपको इसके मेन पॉइंट लिख लेने हैं। शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल ने पुराने संविधान में कहा था कि देश के शासन की बागडोर किसके हाथ में रहेगी? राजा। जहां लोकतंत्र होता है वहां जैसे कि राजशाही के तौर पर भी लोकतंत्र कायम किया जाता है, और एक प्रधानमंत्री बनाकर। तो इस तरीके से लोकतंत्र आया नेपाल के अंदर। और जैसा कि आपको पता है लोकतंत्र वहाँ है जहाँ पर लोग अपने लोगों को शक्ति प्रदान होती है। हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ा था जिनसे भेदभाव किया जाता था। उन्होंने बहुत भेदभाव सहन करा अपने टाइम पे। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है, उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्र कथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में रहता है। अगर जहाँ पर बहुमत होता है यानी कि मेजॉरिटी होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनकी ज़्यादातर हुकूमत हो सकती है, क्योंकि माइनॉरिटी वाले ज़्यादा यानी कि जो अल्पसंख्यक है, जो कम जिनके पास कम लोग हैं, वो अपने कैंडिडेट को चुनने में असफल भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ज़्यादा लोग तो बहुमत के हैं, इसलिए बहुमत वाले ही अपने कैंडिडेट को जिता पाते हैं। संविधान क्यों चाहिए हमें? मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ संविधान क्यों चाहिए। क्योंकि संविधान इसलिए चाहिए हमें क्योंकि हमें उससे पता चलता है हमारे नियम कानून क्या है, किसी देश के नेता को किस प्रकार से काम करना चाहिए, और इससे ही अराजकता की स्थिति रुकती है। अराजकता की स्थिति का मतलब लड़ाई झगड़े की स्थिति भी इसी से रुकती है, और ठीक प्रकार से किसी देश का शासन चल पाता है। जो मैंने बोला है आपको लिख लेना है। ये भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक तक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह तक का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, और प्रादेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश
होना चाहिए। तो जब लोकतंत्र के बारे में सोचा गया और ये माना गया कि भारत को लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उस समय में इसमें लगभग 300 लोगों का योगदान दिया गया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। 300 लोगों का योगदान था और 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। इसमें इनको आप जानते ही होंगे, ये हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखने में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ही मेन थे जिनके ज़्यादातर जिन्होंने संविधान के बारे में लिखा। इनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। इनके शुरुआत जब वो बचपन ये जी रहे थे अपना, उस समय में इनसे भेदभाव किया जाता था। ये महार जाति के थे, जैसा कि आपको पता होगा इनकी स्टोरी। और लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया जाए। अब ये जो उद्देश्य है, इनकी चिंता को किस तरीके से हल किया जाएगा, ये लोकतंत्र की संवाद होना चाहिए। संवाद का मतलब होता है कि केंद्र को उसकी शक्ति दे दो, राज्य को उसकी शक्ति दे दो, स्थानीय शासन को उसकी शक्ति दे दो। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड के अंदर, हमारे देश के अंदर ही सिर्फ 3 शासन प्रक्रिया है, जो केंद्र है, राज्य है और स्थानीय स्वशासन है। बाकी विश्व के अंदर हमेशा केंद्र और राज्य काम करते हैं। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन काम करता है। तो क्या होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन में। संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति कौन सी होती है, जिसमें कार्यपालिका भी काम करती है। इसमें देखते सरकार के सभी स्तरों प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। इसमें संसदीय शासन प्रणाली में कि लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं, ठीक है, इसमें देखा जाता है। तो उन्हें स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया। और ये भी होता है इसके अंदर कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही वोट होते हैं, यानी कि 18 या 18 से ऊपर उम्र के लोग ही वोट देते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका है। या आप ये लिख सकते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कौन सा होता है, जो जिसमें 18 या 18 उम्र से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। फिर आता है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारे में क्या है, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग है सरकार के, आपको लिख लेने हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको ये लिख लेना है, सरकार के कितने अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में कौन होते हैं, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। यह आपको लिख लेना है। मैं आपके लिए अलग अलग इसमें कर रहा हूं। और न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। तो हमने लिख लिया, ये कलर कर दिया है। शक्तियों का बंटवारा, सरकार के कितने अंग हैं, 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिसको हम चुनते हैं। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं, कि वो कानूनों को लागू भी करते हैं, शासन चलाने का काम भी करते हैं। और न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायालय की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, न्यायपालिका, जो न्याय करती है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार, आपको पता ही है हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार को क्या बोला गया, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। हमारी क्या कहलाता है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। कि ये अंतरात्मा है। मौलिक अधिकार क्या है, अंतरात्मा है, किसका, भारतीय संविधान की। और मौलिक अधिकार कितने होते हैं,
6 हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार की डेफिनेशन के तौर पे अगर देखो तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गया होगा मौलिक अधिकार के बारे में। फिर आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हमारे देश के अंदर किसी भी जाति धर्म के लोगों से जाति या धर्म, खास तौर से धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। किस हिंदू, मुसलमान या ईसाई, सिख कोई सा भी त्यौहार बना सकते हैं, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जा सकते हैं, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। यही धर्मनिरपेक्षता को बताता है। यहाँ से देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। ये नहीं बोलता कि कोई धर्म की हिंदू या मुसलमान या ईसाई या सिख में से कोई सा धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा उसमें नहीं बताया गया। सभी धर्म बराबर हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं PDF नोट्स किसी भी क्लासेस के, चाहे आपको 8th क्लास के चाहिए हो, 7th के, 6th के, UPSC या CTET या कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम या किसी भी कोर्स को, ज़रूर आप विज़िट करें जॉन अकेडमी की वेबसाइट पर, या जॉन अकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पर आपको अनेक तरीके के कोर्स मिल जाते हैं बहुत ही कम प्राइस पे।